नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो आपसे सीधे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के इतिहास की, MP की हिस्ट्री की। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इतिहास के विभाजन से। विभाजन से पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास आखिर होता क्या है। संस्कृत भाषा में इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस हा प्लस आस, 3 शब्दों से मिलकर इतिहास शब्द बना है। इसका अर्थ होता है ऐसा घटा, अर्थात भूतकाल में घटित घटनाएं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण। मानव अपने अतीत के संबंध में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहा है। मनुष्य अपने निवास स्थलों के समीप निर्मित भवनों, दुर्गों, मंदिरों, तालाबों एवं बावड़ियों आदि पुरातात्विक सामग्री के अवशेषों से वहां अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य आदि। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहा जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। अधिकांश शिलालेख संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं तमिल भाषा में हैं तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसलिए इन्हें सभी लोगों का पढ़ना कठिन होता है, मतलब सभी लोग इसको पढ़ नहीं पाते। लेकिन कुछ लिपि शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता, मतलब जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, उनके हेड होते हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था, तब उस समय वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातें बताते थे, शिलाओं पर लिखते थे। शिला यानी कि पत्थर, शिलाओं पर लिखते थे। इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। MP में भोपाल के पास भीमपेटिका के शैल चित्र इस बात के जीवन प्रमाण हैं। शैल चित्र भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं। भीमपेटिका विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र स्थल है। इसकी खोज पद्मश्री डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकड़कर द्वारा की गई। इस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत के लगभग 3/4 शैल चित्र MP में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। भवन तथा अन्य स्रोत मानव के गणितीय ज्ञान व स्थापत्य कला के विकास की कहानी से परिचय कराते हैं। बात करते हैं शिलालेख की। बात की मैंने, तो भैया शिलालेख पत्थरों पर खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की शाल जिस पर प्राचीन ग्रंथ आदि लिखे जाते हैं। ताड़पत्र ताल वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातें वाला पत्र तालपत्र कहलाता है। ताम्रपत्र तांबे के पत्रों पर, मतलब जो तांबे के पत्ते होंगे उन पर जो खोद कर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्रों को ताम्रपत्र कहते हैं। जीवाश्म प्राचीन जीव, मनुष्य, जानवरों की हड्डियां जो पाषाण के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती हैं। पुरातत्ववेत्ता, अभी हमने बात की, जो लोग शिलालेख वगैरह इनकी लिपि पढ़ लेते हैं, वे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं, स्थलों की खोज करते हैं और उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं।
शिलालेख के माध्यम से शिलालेख जारी करने वाले शासक का समयकाल तथा प्रचलित लिपि व भाषा का भी ज्ञान होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले शिलालेख संबंधित शासक के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करते हैं। जैसे शिलालेखों के माध्यम से अशोक के साम्राज्य का ज्ञान प्राप्त होता है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। शिलालेख में उत्कीर्ण मतलब लिखे हुए लेखों से राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अशोक के अभिलेखों एवं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लोक कल्याण के कार्यों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है तथा इसमें जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, परंतु इस काल में छोटे छोटे जीव जंतुओं का ही विकास हो पाया। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले पूर्व महाकपि की प्रजाति रामापिथेकस का प्रसार 2 शाखाओं में हुआ। रामापिथेकस की जो प्रजाति जंगल में रह गई उसका विकास बंदरों के रूप में हुआ, जबकि रामापिथेकस की जो प्रजाति शहर में आ गई, मैदान में आ गई, उसका विकास आदि मानव के रूप में होमोनिड अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में हो गया। ये शब्द उस टाइम के मानव के लिए यूज किया गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आदि मानव की जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका से प्राप्त होते हैं, जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व के हैं। भारत से आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, परंतु उसके द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रस्तर उपकरणों से भारत में आदि मानव की उपस्थिति का समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले प्रस्तर उपकरणों के आधार पर, प्रस्तर यानी हथियार वगैरह जो उनके द्वारा यूज किए जाते थे, उपकरणों के आधार पर भारत में आदि मानव की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में रामापिथेकस के जीवाश्म शिवालिक की पहाड़ियों रवात घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। अब बात करते हैं थोड़ी सी संक्षेप में मानव के विकास को इस प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथेल और आखिरी में क्रोमैग्नन अर्थात होमोसेपियंस हमारे पूर्वज। होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति का समय 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। इस प्रकार होमोसेपियंस का उद्भव अत्यंत नूतन युग, नवीन युग में हुआ। आप ये कह सकते हो कि भैया ये हमारे पूर्वज थे। अब बात करते हैं इतिहास के विभाजन की। सबसे पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक ये समय था, जिस काल की जानकारी के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हों, अर्थात वह काल जिसमें लिपि उपलब्ध ना हो। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जिस काल की जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हों, किंतु इनमें से किसी एक का प्रयोग संभव ना हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति 3000 से 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो भैया ऐतिहासिक काल को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास काल,
मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। जिस काल की जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साथ में साहित्यिक स्रोत भी हैं और हम उन्हें पढ़ भी पा रहे हैं, मतलब उनका उपयोग भी संभव है। बात करते हैं अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसे ही ताम्रकाल युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय पे तांबे की जो खोज है वो हो चुकी थी। बात करते हैं पाषाण काल की। होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति का समय मैंने पहले भी बताया 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। इस प्रकार होमोसेपियंस का उद्भव अत्यंत नूतन युग में हुआ और इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी और सोनार नदी घाटी से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए उत्खनन व शोधों के उपरांत प्राप्त हुए उपकरणों की बनावटों के आधार पर यहाँ के इतिहास का आरंभ पाषाण युग से माना जाता है। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन संस्कृति के सभी स्तर प्राप्त हुए हैं। हथियार भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। पाषाण काल को निम्नानुसार बांटा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बात करते हैं पुरापाषाण काल की, तो पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मानव द्वारा आग जलाना। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण कालीन स्थल हैं नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी। इस युग के प्रमुख औजार हैं चापर, हस्त कुठार, फ्लेक, ब्लेड, जो एमपी के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये औजार क्वार्टजाइट जैसे नरम पत्थरों से बने होते हैं। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित हथनोरा, सीहोर से पुरापाषाण कालीन मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए। इस मानव का नाम नर्मदा मानव रखा गया। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी नदी में किए गए उत्खनन से कई स्थानों पर पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। एमपी के रायसेन जिले में विंध्य पहाड़ियों से घिरे भीमपेटिका में पुरापाषाण कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय श्री विष्णु वाकणकर को जाता है। भीमपेटिका से प्राप्त गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन एवं मध्य पाषाण कालीन। इन गुफा चित्रों में पाषाण कालीन मानवीय दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की। 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा आदि नदियों और उनकी सहायक नदियों की घाटियों में खोज की गई। खोज में अनेक मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र की घाटियों में लघु पाषाण उपकरणों की खोज द्वारा की। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाणोकरण माइक्रोलिथिक कहते थे। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर
मध्य पाषाण काल में जैस्पर, एंगट और चर्ट जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। जबलपुर के समीप एक पहाड़ी पर विभिन्न मध्य पाषाण कालीन अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय से आर.बी. जोशी ने 1964 में ताम्र पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो मानव के साथ पालतू पशु के दफनाए जाने की अंत्योष्टि व्यवस्था की ओर इशारा करती है। आदमगढ़ शैलाश्रयों में लगभग 25,000 से भी अधिक लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। भीमपेटिका शैलाश्रयों तथा गुफाओं में मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा जिसमें भित्ति चित्र प्रमुख हैं। अब बात करते हैं नवपाषाणकालीन संस्कृति की। नवपाषाणकालीन संस्कृति का आशय उस संस्कृति से है जब मानव शिकार एवं घुमक्कड़ जीवन से व्यवस्थित सामाजिक जीवन को अपना रहा था। मतलब जैसे आज अपन रह रहे हैं ना, एक मोहल्ले में, एक घर में, इसी टाइप से मानव होने की कोशिश कर रहा था। उत्खनन से प्राप्त औजारों और उपकरणों से ज्ञात होता है कि इस युग के व्यक्ति अग्नि का प्रयोग, शिकार, शवाधान की प्रक्रिया, कृषि, पशुपालन आदि से परिचित हो चुके थे। इसके अलावा मनुष्य मृदभांड, कला, वस्तु निर्माण और गृह निर्माण आदि जैसे कार्यों की ओर अग्रसर हो चुके थे। इस काल में औजार ऐरण, जैतवारा, जबलपुर, दमोह, सागर और होशंगाबाद आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ। पाषाणकालीन में प्रमुख औजार कुल्हाड़ी, सेल्ट, बसूला इत्यादि मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, होशंगाबाद जिले में प्राप्त हुए हैं। भोपाल में स्थित नेवरी गुफा, श्यामला हिल्स, बैरागढ़ तथा मनु आभान टेकरी से अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा के निकट मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य जबलपुर के भेड़ाघाट, लमेटा घाट, तिलवारा घाट से प्राप्त हुए हैं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ तालाब तथा चचाई जलप्रपात के निकट अनेक उपकरणों की खोज की गई। दमोह जिले के सिगरामपुर घाटी में भी नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप कभी सिगरामपुर जाएं, बहुत शानदार जगह है घूमने को, बहुत बढ़िया। उसके आजू बाजू एक निदान कुंड भी है, बहुत बढ़िया जगह है। बात करते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण युग के पश्चात धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातुओं में तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, अतः इस युग को ताम्र युग के नाम से भी जाना गया। पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह एमपी से प्राप्त नहीं हुए, किंतु हड़प्पा संस्कृति के पश्चात ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, मालवा, कायथा, नागदा, महेश्वर, नवदा टोली, ऐरण, बेसनगर, आवरा इत्यादि स्थानों से भारी मात्रा में प्राप्त हुए। इन अवशेषों में चौक की सहायता से बनाए गए मिट्टी के बर्तन, तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी या पत्थर के सूक्ष्म हथियार एवं मनके प्राप्त हुए। पत्थर तांबे का एक साथ प्रयोग इस संस्कृति की विशेषता है। नर्मदा घाटी के उत्खनन में भी यह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल को ताम्र पाषाण सभ्यता के साक्ष्य एमपी के जबलपुर, बालाघाट जिले 1970 में बालाघाट की
डोंगरिया के समीप 424 तांबे के उपकरण तथा कुछ चांदी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1869 में जबलपुर से तांबे तथा टिन से निर्मित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। बात करते हैं कायथा। कायथा उज्जैन से तांबे व पत्थर से निर्मित छेनी, कुल्हाड़ी व पत्थर के ताम्रपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। कायथा की खोज वर्ष 1964 में V.S. वाकणकर ने की थी तथा कायथा से ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड भी प्राप्त किए गए। ऐरण सागर से तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गोल टुकड़े, काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जिला खरगोन के नवदा टोली महेश्वर से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। होशंगाबाद की खेड़ी नामा तथा इंदौर के आजाद नगर से ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन जगहों की। ताम्रपाषाण काल के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थल बात करते हैं। सबसे पहले कायथा की। उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी तट पर उत्खनन से प्रकाश में आया यह पहली ताम्रपाषाण बस्ती थी जिसका अस्तित्व 2015 ईस्वी पूर्व से 1380 ईस्वी पूर्व तक रहा। यहाँ से तांबे की कंकड़, छेनी और कुल्हाड़ियाँ मिली। तांबा और मिट्टी की पशु की आकृतियाँ भी यहाँ से मिली। कायथा वराह मिहिर की जन्मभूमि भी। बात करते हैं ऐरण की। ऐरण सागर का प्राचीन नाम ऐरी किण था। इसका समय 2000 से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल एवं चित्रित मृदभांड, ताम्रकाली बस्ती के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं नवदा टोली की। महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित इस ताम्रपाषाणिक बस्ती को 1660 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर, गोल या आयताकार होते थे। बात करते हैं आवरा की। इट्स आवरा नॉट आवारा। आवरा मंदसौर जिले में स्थित। आवरा से ताम्रपाषाण से लेकर गुप्तकाल तक की विभिन्न अवस्थाएं एवं सामग्री मिली है। इस काल के निवासी चित्रित लाल, काले, सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कीर्णत यानी रंगे हुए भांड का उपयोग करते थे। यह महेश्वर, नवदा टोली, नागदा आदि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता का समकालीन है। अब बात करते हैं डांगवाला। गत शताब्दी के उत्खनन से प्रकाश में आई ताम्रपाषाणिक बस्ती जो उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी? डांगवाला। बात करते हैं नागदा की। उज्जैन जिले में चंबल नदी तट पर इस ताम्रपाषाण बस्ती से मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हैं। और एक आप और याद रख लेना, आज़ाद नगर इंदौर में मूसा खेड़ी आज़ाद नगर भी ताम्रपाषाणिक बस्ती थी। अब बात करते हैं अगले की, खेड़ी नामा होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्रपाषाणिक बस्ती मानी जाती है। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे आगे की। थैंक यू।